गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज की वीडियो में हम अपने कुछ की स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि चैप्टर या फिर थीम 3 ऑफ हिस्ट्री क्लास 12 से रिलेटेड है। एंड कंटिन्यूइंग द चैप्टर, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो आपका थीम है, थर्ड थीम, लास्ट थीम जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जितनी भी मूवमेंट्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पे रिवोल्ट्स निकल कर आए हैं वो इसी थीम में इंक्लूड होते हैं। सो अलॉन्ग with these case studies, I will also explain you or give you a bit of a background about these movements. So, starting with the first chapter, that is chapter number 10, colonialism and countryside. यहाँ से आपकी केस स्टडी जो है पहली वो बता रही है अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। सो द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 फिक्स द लैंड रेवेन्यू डिमांड परमानेंटली इन बंगाल। जमींदार्स वर मेड proprietors of land and were responsible for collecting revenue from peasants. Failure to pay revenue resulted in auction of the estates. अब हम आते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बैकग्राउंड पे। पहली बात तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्यों लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था या फिर लागू किया था। जब उन्होंने बंगाल को एक्वायर कर लिया था 1765 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर एक स्टेबल इनकम या फिर एक स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन चाहिए था टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन आर्मी एंड साथ ही साथ फाइनेंशियल इन्हें एक्सपेंशन यहाँ पे करना था। ठीक है, सो 3 पॉइंट्स की वजह से या फिर 3 रीजंस की वजह से यहाँ पे इन्होंने ये जो रेवेन्यू सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया था। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ताकि इनका चल सके, ये लोग अपनी आर्मी को मेंटेन कर सके, साथ ही साथ फाइनेंस को एक्सपांड कर सके। ठीक है, फाइनेंस एक्सपेंशन, अपना ट्रेजर बढ़ाना या फिर अपनी कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज करना, दैट वाज देयर मेन पॉइंट्स, मेन गोल्स। अब आते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया बंगाल के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि एक फिक्स्ड गारंटीड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे इन्हें मिल जाए ताकि इनका रेवेन्यू इनकम जो है वो स्टेबल हो जाए। और इनका मानना था कि ज़मींदार जो है वो इम्प्रूव कर देंगे लैंड को अगर उस पर रेवेन्यू परमानेंट हो गया तो। दे ऑल्सो वॉन्टेड द लॉयल लैंडलॉर्ड्स टू हु सपोर्ट ब्रिटिश रूल। और ये साथ ही साथ उन जमींदारों को या फिर उन लैंडलॉर्ड्स को और ज़्यादा लॉयल और अपने टूवर्ड्स डिपेंडेंट बनाना चाहते थे बाय गिविंग देम राइट्स और गिविंग देम अ पोजीशन दैट वुड एनकरेज देम। ओके, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि रेवेन्यू डिमांड काफ़ी हाई थी। ज़मींदार जिन्होंने रेवेन्यू पे नहीं किया वो अपनी एस्टेट्स हार चुके थे, मतलब उनसे उनके एस्टेट्स लेकर ऑक्शन कर दी गई थी। और पीजेंट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे गए थे और ज़मींदार उनके रेंट को इंक्रीज करते ही रहते थे। सो दे वर एक्सप्लॉइटेड द मोस्ट, द पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड द मोस्ट। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी ईयर में परमानेंट सेटलमेंट आया? सो इट वॉज इन 1793। हु इंट्रोड्यूस्ड इट? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम इस पैरा में नहीं है। सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स और द पीपल हु इम्प्लीमेंटेड दीज सिस्टम्स टू राइट इन योर एग्जाम। अब थर्ड पे आते हैं, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार्स एंड पीजेंट्स। इन दोनों पे क्या असर पड़ा इसका? तो हमने पहले ही रिवाइज कर लिया था कि जमींदार्स को काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ता था क्योंकि उनका रेवेन्यू फिक्स्ड होता था। और अगर मान लीजिए यहाँ पे फसल या फिर प्रोड्यूस उतना नहीं इनकम जनरेट कर पाती थी, सो दे वुड हैव टू ऑक्शन देयर लैंड। पीजेंट्स पे हैवी एक्सप्लॉयटेशन होती थी थ्रू दी जमींदार्स, बिकॉज जमींदार तो चलो एक एंड फेज पे अपना अमाउंट पे कर रहा है, बट पूरी मेहनत, पूरा इन्वेस्टमेंट पीजेंट्स को करना पड़ता था यहाँ पे। और इनका रेंट इंक्रीज कर दिया जाता था टू मीट दी रेवेन्यू डिमांड्स अगर जमींदार केपेबली अपनी अमाउंट या फिर अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो। So let's come to the second case study, which is based on the रैयतवाड़ी सिस्टम। इस पैरा में बताया हुआ है कि रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया था इन अर्ली 19th सेंचुरी। एंड इस सिस्टम के अंडर जो रेवेन्यू था वो डायरेक्टली पीजेंट्स, रैयत से कलेक्ट किया जाता था क्योंकि उनको ही यहाँ पर लैंड का ओनर माना गया था, इंडिविजुअल ओनर ऑफ द लैंड। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो पीजेंट्स थे वो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे। सो पीजेंट्स को ही डायरेक्टली डील करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। और हम कह सकते हैं कि उन्हीं को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो टैक्स पे करे या फिर रेवेन्यू पे करे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या क्या और चीज़ें थी। रेवेन्यू यहाँ पे
पीजेंट्स या फिर रैयत से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। पीजेंट्स को यहाँ पे इंडिविजुअल ओनर कहा गया है लैंड का। और यहाँ पे जमींदार या फिर कोई भी मिडल मैन नहीं था इस सिस्टम के अंदर, जिसके चलते जो गवर्नमेंट और कल्टीवेटर था वो डायरेक्टली एक दूसरे से कंटैक्ट या इंटरेक्ट कर पाते थे। अब यहाँ पर भी जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था, बट इट वाज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ लैंड। मतलब लैंड का मेजरमेंट लिया जाता था, उसकी प्रोडक्टिविटी को एस्टिमेट किया जाता था कि इतना अगर इस पे कल्टीवेशन हो सकता है तो उस कल्टीवेशन पे कितना परसेंट हम लोग रेवेन्यू ले सकते हैं। ठीक है, सो उसके हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। और रेवेन्यू डिमांड काफ़ी हाई हुआ करती थी बहुत बार। साथ ही साथ यहाँ पे रेवेन्यू को कैश में पे किया जाता था। किसमें? कैश में। ओके। एंड इट वाज मेनली एसोसिएटेड विद थॉमस मनरो। और थॉमस मनरो ही था जिसने इस एक्ट का या फिर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प की थी, थॉमस मनरो। ओके, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसको रैयतवारी सिस्टम ही क्यों बोलते थे। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर या फिर पीजेंट। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर। एंड यहाँ पे वरी का मतलब होता है अरेंजमेंट। So it literally means a system where settlement was directly made, or the settlement was made directly with the peasant। मतलब डायरेक्टली हम कल्टीवेटर पर डिपेंडेंट है और वही सेटलमेंट बना रहा है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम इसे समझे तो ब्रिटिश ने ये रेवेन्यू अरेंजमेंट इसलिए बनाई थी ताकि इंडिविजुअल पीजेंट्स जो थे वो ही टैक्स यहाँ पे पे करें। सो पहला क्वेश्चन आता है आपका, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? मद्रास एंड बॉम्बे। Who considered the owner of the land in Rayatwari system? The peasant, the riot. And why did the Rayatwari system fail to reduce the peasant suffering? पर अगर ये सिस्टम ही peasants के लिए बना था तो ये सिस्टम फेल क्यों हुआ? क्योंकि रेवेन्यू डिमांड्स काफी हाई और रिजिड थी। मान लो आपने साइज ऑफ लैंड तो वो कर लिया, प्रोड्यूस भी एस्टिमेट कर लिया, बट हर बार प्रोड्यूस उतना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड क्रॉप फेलियर्स बहुत बार होते हैं। तो क्रॉप फेलियर्स की वजह से, ड्रॉट की वजह से पीजेंट्स के लिए मुश्किल हो गया था कि वो रेवेन्यू को, जो कि एक फिक्स्ड रेवेन्यू है यहाँ पे, उसको पे कर सके। और एंड क्या हुआ कि उनका डेट और उनकी पॉवर्टी बढ़ती चली गई विद टाइम।